नमस्ते दोस्तों, मैं अमन शर्मा। आप सभी कैसे हैं? आज हम राजस्थान की सभ्यता में आहड़ के बारे में पढ़ेंगे। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता से जुड़े हुए तथ्य क्या क्या है, इसमें हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई और इसकी विशेषताएं क्या है। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। ये उदयपुर शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आहड़ उदयपुर में स्थित है। ये आयड़ नदी या बेड़स नदी के किनारे स्थित है। यानी आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपको सभी को तो पता ही है कि लगभग सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये आयड़ नदी आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। अच्छा, ऑप्शन में अगर बेड़स नदी भी आ जाए तो वो भी सही होगा। आप पूछोगे ऐसा क्यों? वैसे लगभग सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद जब वापस निकलती है तो बेड़स नदी के नाम से जानी जाती है। तो आयड़ या नदी या बेड़स नदी एक ही बात है, यानी एक ही नदी है, इनके दो अलग अलग नाम है। यानी उदय सागर झील में गिरने से पहले आयड़ नदी, और झील में गिरने के बाद निकलेगी तब बेड़स नदी के नाम से जानी जाएगी। अच्छा, अब इसके काल की बात कर लेते हैं अपन। काल कार्बन C14 पद्धति के हिसाब से C14 पद्धति के हिसाब से इसका काल है 2000 ईसा पूर्व। यानी कार्बन पद्धति के हिसाब से जो C14 पद्धति यूज करते हैं, आजकल तो और भी बहुत सारी है, जैसे थर्मल पद्धति और भी है। तो C14 पद्धति के हिसाब से आहड़ सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में है। अच्छा, एक विद्वान है गोपीनाथ शर्मा। इन्होंने इस सभ्यता के 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, यानी गोपीनाथ शर्मा ने रिसर्च कर जो इस सभ्यता का काल बताया था, जो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व होता है, जो कार्बन डेटिंग पद्धति के लगभग बराबर ही है। तो अच्छा, वहां जो मटके के टुकड़े मिले थे, या जो मटके के अवशेष मिले थे खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान, उनके कार्बन डेटिंग करके C14 के द्वारा पता किया ना, तब पता चला कि 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक उसका काल। यानी अपन एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि अगर C14 यानी कार्बन डेटिंग पद्धति से के हिसाब से आहड़ सभ्यता का कार्यकाल है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। गोपीनाथ शर्मा ने इसी सभ्यता का काल बताया है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। अच्छा, सिर्फ खुदाई के अंदर
जो मिट्टी के घड़े थे या मिट्टी के बर्तन थे, उनके टुकड़ों से, उनके टुकड़े कार्बन डेटिंग पद्धति की गई। उनसे पता चला कि इस सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। तो एक बार आप ये देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो काल का तो आप ले भी सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके नाम, उपनाम, यानी आहट सभ्यता के कई उपनाम भी है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आहट सभ्यता के उपनाम सबसे पहले है ताम्रवती नगरी। नंबर 1 है ताम्रवती इसके प्राचीन नाम, अपन इसको अगर कहें प्राचीन नाम, आहट का प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी, क्योंकि यहां से ताम्र की बहुत सारी यानी सबसे ज्यादा वस्तुएं मिली है उत्खनन के दौरान। यानी आहट से सबसे ज्यादा तांबे की वस्तुएं मिली है, इसीलिए इसको ताम्रवती नगरी कहते हैं, यानी प्राचीन नाम इसका है ताम्रवती नगरी। नंबर 2 है इसका उपनाम है आघाटपुर। यानी 10वीं 11वीं सदी के अंदर यहाँ आघाटपुर दुर्ग हुआ करता था, इसलिए इसका नाम आघाटपुर है, यानी 10वीं से 11वीं सदी के बीच में। अच्छा, इसका तीसरा हो गया फिर। अच्छा, एक बात और बताता हूं, जैसे अपन यहाँ ताम्रवती नगरी पढ़ी है, एक ताम्रवती जननी, ताम्र जननी नाम भी एग्जाम में आ सकता है, ताम्र जननी। तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, ताम्रवती नगरी तो है आहड़ और ताम्र जननी है गणेश्वर सभ्यता। ये चीज ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, अगर एग्जाम में आ जाए तो भ्रमित मत होना। ताम्रवती नगरी है आहट सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं, और ताम्र जननी कहते हैं गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर में स्थित है, सीकर जिले में। अच्छा, तीसरा धूलकोट। यानी वहां के स्थानीय लोग इसको धूलकोट के नाम से, यानी धूलकोट का टीला, यानी जिस जगह खुदाई हुई है वहां स्थानीय लोग उसको धूलकोट का टीला कहते थे, तो स्थानीय नाम इसका धूलकोट। अच्छा, 4 नंबर इसका, इस सभ्यता का मृतकों का टीला। इस सभ्यता का नाम एक है मृतकों का टीला। मृतकों का, इस सभ्यता को मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभ्यता 8 बार उजड़ी और 8 बार बसी है। 8 बार यानी ये सभ्यता, यानी इसको खुदाई के दौरान पता चला कि इसके 8 चरण है,
तो यानी यहाँ पर 8 बार बस्तियां बसी और 8 बार ही उजड़ गई, इसलिए इस सभ्यता को मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये इसके उपनाम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है कि जैसे कि ये नाम दे दिए, इनमें से कुछ एक रॉन्ग नाम भी दे देंगे, गलत नाम भी देंगे, इनमें से कहेगी आहट सभ्यता का उपनाम नहीं है, आजकल है नहीं, पूछते हैं अमूमन नहीं है, थोड़ा सा एडवांस टाइप के क्वेश्चन आने लगे। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। ताम्रवती नगरी इसका प्राचीन नाम है, यहाँ तांबे की सर्वाधिक वस्तुएं मिली, इसलिए इसका नाम ताम्रवती नगरी। नंबर 2 आगाटपुर, यहाँ 10वीं और 11वीं सदी में आगाटपुर दुर्ग हुआ करता था, आगाड़ दुर्ग हुआ करता था, इसे आगाटपुर या आगाड़ दुर्ग, आगाड़ दुर्ग भी कहते हैं। धूलकोट स्थानीय नाम में जिस टीले पे खुदाई हुई थी उसको धूलकोट का टीला भी कहते हैं। मृतकों का टीला आहट सभ्यता 8 बार उजड़ी है, उत्खनन के दौरान उत्खनन करता को पता चला। अब पढ़ते हैं इसकी खोज के बारे में। आहट सभ्यता की खोज, आहट सभ्यता की खोज सबसे पहले 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास की थी 1953 में, सबसे पहले की थी पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। इसके बाद की थी आरसी अग्रवाल ने, आरसी मतलब रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी 1956 के अंदर। जो पंडित अक्षय कीर्ति व्यास थे इनसे थोड़ी वृहत थी, यानी इन्होंने तो बहुत माइनर सा उत्खनन किया था, खोज की थी और माइनर सा उत्खनन किया था। इसके बाद में इनसे कुछ ज्यादा 1956 में आरसी अग्रवाल ने उत्खनन किया। अच्छा, आरसी अग्रवाल के बाद एक बार फिर से इसका उत्खनन हुआ, तब था HD सांखलिया। HD सांखलिया 1961-62 के अंदर। इसके बाद वृहत स्तर पर ज्यादा, वैसे तो क्या कि ज्यादा पूरी तरीके से तो खोज नहीं हो पाई है अभी भी, यानी उत्खनन कार्य अभी भी बाकी है। क्या एक छोटे से क्षेत्र का उत्खनन किया, अभी तो बहुत कुछ बाकी है उत्खनन के लिए। लेकिन कहीं सबसे विस्तृत खोज, यानी सबसे विस्तृत खोज की थी HD सांखलिया। अब आप पूछोगे HD का मतलब क्या है? HD टीवी नहीं, HD का मतलब होता है हंसमुख धीरजलाल। HD का मतलब हुआ है, HD का मतलब है हंसमुख धीरजलाल सांखलिया, जिन्होंने 1961-62 के अंदर इसकी खोज की थी। अच्छा, HD सांखलिया बारे में और बताता हूं मैं। ये पूना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। पूना ये पूना विश्वविद्यालय HD सांखलिया, हंसमुख धीरजलाल सांखलिया, ये पूना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। ये भारतीय पुरातत्व विभाग जो सेंटर के अधीन में आता है,
उनकी तरफ से उत्खनन करने आए थे। अच्छा, इनके साथ में एक और थे, P.N. मिश्रा, ये भी थे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आहट सभ्यता की सामाजिक परिवेश। आहट सभ्यता का सामाजिक परिवेश कैसा था? जैसे पता है, आपने पढ़ा भी है कि कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके विपरीत थी आहट सभ्यता। आहट सभ्यता एक ग्रामीण परिवेश की सभ्यता थी। आहट सभ्यता ग्रामीण परिवेश की सभ्यता थी। वैसे तो इसको कहते हैं ताम्रकालीन सभ्यता भी कह सकते हैं अपन। ताम्रकालीन सभ्यता भी कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रामीण परिवेश की थी, यानी ये ग्रामीण सभ्यता है, ना कि नगरीय सभ्यता है। यहाँ के जो खुदाई के दौरान जिस प्रकार के घरों की बनावट, गलियों की बनावट, नालियों की बनावट, ये सब एक ग्रामीण परिवेश के अकॉर्डिंग बनी हुई थी, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ नगरीय परिवेश ना होकर ग्रामीण परिवेश था। ग्रामीण परिवेश था। अच्छा, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये नगरीय और ग्रामीण दोनों के बीच की सभ्यता है, यानी एक ये बड़े कस्बे के अंदर आती थी। यानी जैसे गोपीनाथ जी ने भी कहा है, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि आहट में एक बड़ा कस्बा रहा होगा। आहट में एक बड़ा कस्बा रहा होगा, जो क्या है कि एक छोटे से गांव से कुछ बड़ा था। यानी अपन इसको नॉर्मली भाषा में तो हम ऐसा कह सकते हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार, क्योंकि आहट सभ्यता नगरीय और ग्रामीण इन दोनों के बीच की सभ्यता थी। लेकिन एग्जाम में अपन अगर क्वेश्चन आए तो अपन को सिर्फ ग्रामीण सभ्यता बोलना है। ये जब क्या कि डिस्क्राइब क्वेश्चन आए जैसे RSIS के अंदर, तो उसके अंदर अपन ये बातें सब लिख सकते हैं। लेकिन क्या कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन टाइप में अगर एग्जाम में आते हैं तो उसमें अपन ग्रामीण परिवेश ही बोलेंगे।